दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री गुजरात में है और इस देश में हर कोई मानकर चल रहा है प्रधानमंत्री गुजरात में इसलिए हैं क्योंकि अब अगला विधानसभा चुनाव गुजरात में ही होना है इसी बरस के अंत में। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में चुनाव का प्रचार प्रसार और सत्ता पाने की पूरी प्रक्रिया ही लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र का अंतिम रास्ता सत्ता तक पहुंचता है? तो प्रधानमंत्री फिर चुनाव प्रचार के लिए क्या आज से ही निकल पड़े हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी निकल नहीं पाई? और क्या वाकई यह कहा जा सकता है कि अब 2024 देखना शुरू कर दीजिए, यानी गिनती उल्टी कर लीजिए? क्योंकि इसका जिक्र किसी दूसरे ने नहीं किया, खुद प्रधानमंत्री ने कल बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़े होकर अपने जीत और जश्न के भाषण के बीच 2024 का जिक्र भी कर दिया। 5 राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों में बीजेपी की जीत, 1 राज्य में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत। तो क्या वाकई 2022 से 2024 का रास्ता आम आदमी पार्टी को बीजेपी के सामने चुनौती देते हुए खड़ा कर सकता है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए 2024 में मैदान में होंगे? नामुमकिन सा लग सकता है, क्योंकि बहुत कम वक्त है और मसला इस देश का है। इस देश के अलग अलग हिस्सों में 2019 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ एक ही सीट आई थी, वह भी एक सीट पंजाब की, जबकि दिल्ली में सत्ता थी। दिल्ली में एक भी सीट वह लोकसभा की जीत नहीं पाई। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने 2024 का जिक्र क्यों किया और आज वह गुजरात क्यों पहुंच गए और इस बात की चर्चा क्यों निकल पड़ी कि अभी से 2024 देखना शुरू कर दीजिए? क्या यह परसेप्शन की लड़ाई है? और परसेप्शन की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी इसलिए अभी से जीना चाहते हैं क्योंकि हवा का रुख चुनावी जीत के साथ बीजेपी के साथ चल पड़ा है और इसको 2024 तक संभाले रखना है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि 2024 और आज 2022 के बीच में 5 बड़े राज्य अभी भी खड़े हैं। इसी साल के अंत में अगर गुजरात में चुनाव होना है तो 2023 में आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी होगी। तो क्या वाकई कांग्रेस अपने राज्यों को बचा लेगी? छत्तीसगढ़ को बचा लेगी, राजस्थान को बचा लेगी, वह मध्य प्रदेश जहां वह चुनौती देकर सत्ता में आई, विधायक शिफ्ट हो गए, वहां पर फिर वह जीत हासिल कर लेगी? कर्नाटक में यही परिस्थिति बनी, क्या वहां पर भी जीत हासिल कर लेगी? यह सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले 2-3 बातों पर शुरू में गौर कर लीजिए। 102 सीटें लोकसभा के दायरे में जो 5 राज्यों पर चुनाव संपन्न हुए, उसके दायरे में वह 102 लोकसभा सीट आती है। 543 लोकसभा सीट इस समूचे देश में है। आज के बाद से 2024 के बीच में जो 5-6 महत्वपूर्ण बड़े राज्य हैं, उनके हिस्से में 119 लोकसभा की सीट आती है और इन जगहों पर सीधे आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी का ही होना है। यानी कोई क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटक को छोड़कर, जहां जेडीएस है, उसके अलावे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो क्या यह कहा जा सकता है कि 2023 में जो भी जीत हार होगी वही 2024 में रिफ्लेक्ट होगी, या फिर 2022 में जो जीत मिल गई वही रिफ्लेक्ट करने की परिस्थिति में 2024 में पहुंच जाइए? क्योंकि 2022 का संदेश बहुत बड़ा है। बड़ा इस मायने में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश को ढक ले गई। जो ओबीसी है, जो पिछड़ा तबका है, जो दलित है, उसके वोट भरपूर मिले। अपने तौर पर बीजेपी को इतने वोट कभी नहीं मिले। यानी एक सवाल जो लगातार निकलते रहा कि असल में हिंदू राष्ट्र की गूंज है और उस गूंज के आश्रय योगी आदित्यनाथ सवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने न सिर्फ हिंदुत्व की गूंज के साथ कॉकटेल जातियों का किया, बल्कि उन जातियों का किया जिन जातियों के आश्रय उसमें से निकले हुए नेता इस देश में राष्ट्रीय तौर पर भी चुनाव को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। लेकिन फिर आपको आइए 2022 और 2024 के सफर पर हम इसलिए ले चलते हैं क्योंकि इसके जरिए कुछ चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। जब हम जो 5 राज्यों का जिक्र किया जो 2000 इस साल के अंत में और 2023 में होने, उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, कुल मिलाके 119 सीट, 543 सीटों के दायरे में लगभग 21% ये है और 20% सीट पर चुनाव हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, उत्तराखंड था, मणिपुर था, गोवा था। 2024 को लेकर बड़ा सवाल 2022 में उभरा। अगर दलित वोट बैंक शिफ्ट कर रहा है,
अगर ओबीसी शिफ्ट कर रहा है और इन सब के साथ अगर सिर्फ वोट के आसरे ही बीजेपी को परखना है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रचार शैली को पकड़ना है तो फिर वह जीत चुके हैं, क्योंकि महंगाई मैटर नहीं करती है, बेरोजगारी मायने नहीं रखती है, इस देश के भीतर की बैंकिंग परिस्थितियां मायने नहीं रखती है, आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है, और जो भी मुद्दे आपके जहन में जिस भी तरीके से आते हो अलग अलग नीतियों के लिहाज से उनको भी जोड़ते चले जाइए, वह मायने नहीं रखते हैं। क्या यह राज्य और देश का एक ही संदर्भ होता है? पहला सवाल यह है, जिसके अक्स तले एक बात और समझिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मिले तो बीजेपी को जो वोट मिला था वो तकरीबन 17 करोड़ 16 लाख था, यानी 31% वोट थे। 282 सीट थी बीजेपी की। 2019 में इसमें बढ़ोतरी हो गई, जो 31% वोट थे वो 37% तक पहुंच गए। जो 17 करोड़ 16 लाख वोट थे वह लगभग 22 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गए। उसके बाद और यह 37%, आपके जहन में फिर एक सवाल होगा कि 37% मिले थे ना, बाकी 63% तो नहीं मिले थे? 2014 में भी यही सवाल था। 31% मिले थे ना, बाकी 69% तो नहीं मिले थे? अब इसके अक्स तले कांग्रेस की एंट्री होती है, क्योंकि कांग्रेस को जितनी बड़ी तादाद में वोट मिले उसमें पूरा विपक्ष जो आप समेटते चले जाएंगे अपने तौर पर, जो तीसरे मोर्चे के तौर पर आता है, उनके सारे वोट को मिला भी लीजिएगा तो भी वह कांग्रेस के हिस्से में नहीं आते हैं, और कांग्रेस से दुगने वोट बीजेपी के हिस्से में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके 2-3 मतलब हैं, लेकिन पहले आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 में कांग्रेस को तकरीबन 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे, यानी लगभग 19.5%, और सिर्फ 44 सीटें मिली थी। 2019 में उसमें जरा सा इजाफा होता है और 11 करोड़ 94 लाख वोट मिलते हैं, तकरीबन 20%, और 52 सीट तक वो पहुंच पाती है। लेकिन उसके बाद फिर तुरंत झटके में आइए, ये समाजवादी पार्टी हार गई, उधर हार गई थी आरजेडी, यहां बीएसपी गायब हो गई। ऐसे छत्रप अगर हाशिए पर राज्यों में चलते चले जा रहे हैं तो इनका योगदान केंद्र में क्या होगा? और इनके योगदान का मतलब क्या? फिर से बिखरा हुआ विपक्ष एक दूसरे के वोट काटते हुए नजर आएगा? यह सवाल भी हो सकता है। यह भी सवाल होता है कि नहीं, वाकई सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे और एक बढ़िया विपक्ष के तौर पर उभर पर आएंगे, तो क्या इससे भी चीजें चल जाएंगी? तब वहां पर 2 सवाल बीजेपी के जरिए निकलते हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र, जिसकी परिकल्पना तले जातियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और वोट बैंक और वोट को परसेप्शन के लिहाज से बनाने की स्थिति में हिंदू पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नजर आती है, और पूरा विपक्ष लगता है जैसे मुसलमान पार्टी के तौर पर कन्वर्ट किया जा चुका है। यह पहला परसेप्शन निकलता है। दूसरा परसेप्शन, विपक्ष अगर वाकई उन जमीनी मुद्दों के आसरे लड़ाई लड़ता है जिन मुद्दों के आसरे भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, भारत के अंदर की जो खोखलापन है, जो बेरोजगारी और महंगाई की परिस्थिति है, जो डॉलर के मुकाबले रुपया का कम होना है, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों का बढ़ना और उसका असर भारत की जनता, ये सारे सवाल धीरे धीरे उठ सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगला सवाल आता है, क्या ऐसी परिस्थितियों को सहते हुए या इसका विरोध करते हुए इस देश में कोई भी चुनाव परिणाम आ पाया है? कांग्रेस को लेकर करप्शन का मुद्दा 2012-13 में जब लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ उससे निकला था। लाभ किसे मिला? लाभ बीजेपी को मिला या आम आदमी पार्टी बनकर सत्ता में आ गई? आज यही दोनों पॉलिटिकल पार्टी को जीत मिली है। दोनों एक दूसरे का विकल्प हो सकते हैं क्या? यह भी एक सवाल आएगा। और क्या वाकई इतनी तेजी के रफ्तार के साथ आम आदमी पार्टी चल सकती है क्या? आम आदमी पार्टी ने 2019 में तकरीबन 35 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, लेकिन जीत 1 सीट पर मिली, वह भी पंजाब की 13 सीट पर वो चुनाव लड़ी थी। दिल्ली की 7 सीट पर लड़ी थी। उत्तर प्रदेश में 4 कैंडिडेट थे, हरियाणा में 3 कैंडिडेट थे, बिहार में 3। जीत एक ही मिली, लेकिन कुल वोट कितने मिले? कुल वोट सिर्फ 27,16,000 वोट आम आदमी पार्टी को पूरे देश में से मिला दीजिएगा तो लोकसभा इलेक्शन में मिले थे। तो क्या आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में आती है जहां वो करोड़ों वोट उसके साथ जुड़ते चले जाएं? क्योंकि एक तरफ 22 करोड़ वोट लिए हुए बीजेपी है, दूसरी तरफ 12 करोड़ वोट लिए हुए कांग्रेस है। और जो करोड़ों की वोट की तादाद में है, उसमें जब करोड़ को आप एक मार्जिन रेखा बनाते हैं तो उसके दायरे में चंद पॉलिटिकल पार्टी ही आ पाती है। मसलन ममता बनर्जी को तकरीबन 2.5 करोड़ वोट मिले और 22 सीटों पर जीत मिली पश्चिम बंगाल में। 2014 में भी उसकी मजबूत स्थिति थी और 2019 में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को टक्कर दी। वेस्ट बंगाल में आधी परिस्थितियों के साथ वो खड़ी हो गई।
वेस्ट बंगाल के भीतर में पहले 34 सीट 2014 में जीतती है, 22 सीट कम होती है लेकिन फिर भी 22 सीट जीतती है। और यह स्थिति पश्चिम बंगाल के बाद दूसरी आती है। बीएसपी को लेकर एक सवाल होगा, बीएसपी तो गायब हो गई, उसे भी पूरे देश में से तकरीबन 2.25 करोड़ वोट मिले थे। 2019 में उसने 10 सीटें जीती थी, लेकिन वो 10 सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश से जीती थी। कैंडिडेट 300 से ज्यादा पूरे देश में खड़ा किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, 10 सीटें उसने जीत ली। समाजवादी पार्टी ने अपने तौर पर पूरे देश में लगभग 49 कैंडिडेट्स खड़े किए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में 37 कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से 5 कैंडिडेट जीत गए। यानी समाजवादी पार्टी बीएसपी दोनों मिलकर लड़ती है तो 15 लोकसभा सीटों पर वो काबिज हो जाती है। देखिए, कांग्रेस का नाम हमने यहां पर नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि यह बिखरा हुआ विपक्ष है जो अपने तौर पर लोकसभा में नजर आता है। उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन 1.5 करोड़ वोट मिला, 2.25 करोड़ बीएसपी को मिला, और आज की तारीख में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस जो 1.5 करोड़ वोट है इससे ज्यादा मिला है विधानसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मैच नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अगला सवाल यही से खड़ा होता है, तब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का योगदान क्या होगा? क्योंकि आरजेडी को मिलने वाला कुल वोट लगभग 66 लाख, एनसीपी को कुल वोट 85 लाख मिलता है। शिवसेना हाँ बीजेपी के साथ थी तो उसको वोट मिलते हैं लगभग 1 करोड़ 28 लाख, 18 सीटों पर जीतती भी है। 98 सीटों पर उम्मीदवार देश भर में खड़ा करती है, लेकिन जीत सिर्फ महाराष्ट्र में मिलती है। यानी पहला संदेश है, छत्रप जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में वोट तो लेते हैं, लेकिन जिस राज्य में वो सबसे प्रधान दल के तौर पर है जीत वहीं मिलती है, बाकी जगहों पर जीत नहीं मिलती है। यही हाल शरद पवार की एनसीपी का है। एनसीपी भी अपने तौर पर इस उम्मीद के साथ आगे नहीं बढ़ पाई कि वो महाराष्ट्र से बाहर जीत पाए। 5 सीटों पर जीतती है, 4 सीट महाराष्ट्र के, 1 लक्षद्वीप का। डीएमके को भी देखिए तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग वोट मिलते हैं, लेकिन सिवाय उसके आगे वो नहीं निकल पाती है तमिलनाडु के। एआईडीएमके का ये हाल है। सीपीएम की मौजूदगी केरल में है, सीपीएम की मौजूदगी बंगाल में है, लेकिन सीटों के तौर पर वो नहीं निकल पाती है, वोट बांट देती है। तो क्या वाकई नामुमकिन की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी और उनका पूरा का पूरा कैडर और शायद उनका पूरा तंत्र काम करता है जिसमें कोई भी सामने खड़ा नहीं हो सकता है? और 2022 ने यह संदेश दे दिया है, जब दलित और पिछड़ा वोट उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मैसेज यह है कि जो सरकारी स्कीम की डिलीवरी है वह डिलीवरी कौन करा सकता है? क्या यह संदेश है? क्या यह संदेश है कि जैसे ही हिंदू राष्ट्र का जिक्र होगा वैसे ही बीजेपी के हक में चीजें जाने लगेंगी, और जैसे ही हिंदू राष्ट्र के आश्रय वोट बंटने शुरू होंगे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे? बीजेपी को थोड़ी देर किनारे कर लीजिए, क्योंकि अब जो सामने 2022 के नवंबर से शुरू हो जाएगा वो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन जरा परखने की कोशिश कीजिए। गुजरात के भीतर में आम आदमी पार्टी की एंट्री अप्रैल से आपको नजर आने लगेगी। वहां पर केजरीवाल और मान जो है वो दोनों नजर आएंगे, क्योंकि वह भी समझ रहे हैं कि उन्हें भी सक्रिय होना होगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि गुजरात में अपनी मौजूदगी दिलानी होगी। कांग्रेस कमजोर हो रही है, हार्दिक पटेल है लेकिन पूरे पावर उनके पास नहीं है। जो पुरानी कोर टीम है वह हार्दिक पटेल को नहीं पसंद करती है। पटेल समुदाय ने 2015 में आंदोलन देखा है, लेकिन रास्ता उनके लिए निकल नहीं पा रहा है। और जो बीजेपी का अपना स्ट्रक्चर है वहां पर, उसमें बीजेपी ने हर चेहरे को बदल डाला, मुख्यमंत्री को बदल डाला, जातियों को फेंट डाला, एक नई परिस्थिति में गुजरात को लाकर खड़ा कर दिया। तो गुजरात में क्या होगा, यह एक सवाल हर जहन में आएगा। तो विपक्ष वहां पर बंटता हुआ नजर आपको आएगा। लेकिन एक अगला सवाल कांग्रेस के लिए यहां पर बहुत सटीक उभरता है। कांग्रेस अपने तौर पर जो तैयारी उत्तर प्रदेश में प्रियंका के जरिए करती है और जिनका ऐलान प्रियंका करती है, उसका कोई भी हिस्सा आपको ना तो छत्तीसगढ़ में नजर आता है ना राजस्थान में नजर आता है। तो कैसे भरोसा हो जनता के भीतर? यह सवाल उठ सकता है कि आप आइडली कह तो रहे हो, लेकिन यह चीजें इंप्लीमेंट आप ही के शासित राज्यों में क्यों नहीं हो पाती है? यह सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद नजर आता है कि आपकी छत्रपों की ताकत बढ़ गई है। मसलन जो गहलोत और जो पायलट सचिन पायलट के भीतर की जो लड़ाई है, क्या 2019 के चुनाव के वक्त में दोनों एक साथ खड़े थे? और जिस तरीके से कैडर को साथ लेकर, युवाओं को साथ लेकर सचिन पायलट काम कर रहे थे, उसके बाद झटके में कुर्सी अगर गहलोत के पास आ गई और अब दोनों झगड़ते हुए दिल्ली तक आते हैं, तो यह इंबैलेंस आपको विधानसभा में भी नजर आएगा। यानी हार मिलती है तो इसके रिएक्शन और रिपरकल्शंस आपको 2024 में
राजस्थान की जीत बीजेपी के हक में दिलाने से नहीं चुकेगी। कमोवेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है, जहां पर बघेल हैं, दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव हैं। 2019 में दोनों साथ खड़े थे, पता नहीं था कौन मुख्यमंत्री होगा। बघेल मुख्यमंत्री हो गए तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल की परिस्थिति थी, टीएस सिंहदेव सामने निकल कर आ गए, लेकिन बघेल ही बने रहे। अब 2023 के इलेक्शन में दोनों आमने सामने खड़े होंगे। कांग्रेस के लिए यह झटका होगा। इस झटके की हल्की सी खुशबू आपको उत्तराखंड में मिल गई, जहां हरीश रावत आए, खुद चुनाव हार गए। हरीश रावत को बदल पाने का निर्णय ले पाने की स्थिति में कांग्रेस हाईकमान नहीं आ पाया। यही स्थिति पंजाब में नजर आई, जहां पर कैप्टन को हटाया सिद्धू के लिए, सिद्धू को हटाया चेन्नई के लिए, चेन्नई के सामने कई मुश्किल हालात। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं। और मध्य प्रदेश की स्थिति भी देखिए, वहां पर भी जो क्षत्रप अपनी ताकत के साथ मौजूद हैं, सब अपने और अपनी विरासत के हाथों में राजनीति में कांग्रेस को देखना समझना चाहते हैं। कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और भी कोई जी है। तो ये पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया से जब आप गुजरिएगा तो एक चीज नजर आएगी, बीजेपी पिरामिड की तरह है, ऊपर से लेकर नीचे तक है। कांग्रेस पिरामिड की तरह नहीं है, ये एक स्क्वायर की तरह है, जिसमें जो जहां पर है वो अपने तरीके से चीजों को जोड़ा है। तो क्या इतना वक्त है जहां पर वाकई एक ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस खुद को लाकर खड़ा कर दे जो 2024 देखे और उसके दायरे में तमाम राज्यों की राजनीति को देखना शुरू कर दे? यानी राज्यों की राजनीति के आश्रय 2024 देखेंगे तो हार मिल रही है, 2024 के आश्रय राज्यों को देखेंगे तो एक दूसरी परिस्थिति होगी। क्या इस परिस्थिति के लिए कांग्रेस तैयार है? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसी साल सितंबर तक में नया अध्यक्ष भी सामने आएगा। वह किस रूप में काम करेंगे, कैसे काम करेगा, किस रूप में उसके कौन से निर्णय होंगे, यह भी एक सवाल बड़ा गोलसोल सा है। अगला सवाल सबसे बड़ा है कि अगर इन सारी परिस्थितियों से जैसे ही आप निकलते हैं तो आपके सामने एक सवाल और आता है 2024 को लेकर। कुछ राज्य तो ऐसे भी है जहां पर बीजेपी नहीं है, मसलन केरल में नहीं है, मसलन तमिलनाडु में नहीं है, मसलन आंध्र प्रदेश में नहीं है, मसलन तेलंगाना में नहीं है, मसलन महाराष्ट्र में भी पहली बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अगर तीनों मिलकर लोकसभा लड़ रहे तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो इन 5 राज्यों को जब आप परिकल्पना करना शुरू करेंगे तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 101 सीट ये हो गई, 48 सीट महाराष्ट्र की हो गई। यानी अब आप जब आंकड़ों के लिहाज से चल रहे हैं तो अब आपके दिमाग में चीजें उभरने लगी होंगी। 102 सीटें थी जो 5 चुनाव हो गए, 119 सीटें हैं जो इसके बाद से चुनाव बड़े राज्यों में होना है। उसमें हिमाचल भी जोड़ दीजिएगा तो वह 122 तक सीट पहुंच जाएगी। इतनी सीटें बची हुई है। और इसके बाद जो सीटें हैं लगभग 125 से ज़्यादा सीट की मौजूदगी है, और 148 सीटें जो हैं उसमें महाराष्ट्र में चुनौती है, बाकी जगह कांग्रेस नहीं है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये एक मैसेज है कि बीजेपी चाहती है कि वह बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन से अलग अपने आप को दिखा सके और वह मुद्दे कहीं उभर कर नहीं आए जो मुद्दे ना उत्तर प्रदेश में उभर पाए, ना पंजाब में उभर पाए, ना उत्तराखंड में उभर पाए। एक नए तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार शैली ने आत्ममुग्ध की स्थिति में सबको लाकर खड़ा कर दिया कि चीजें हमारे अनुकूल चलेंगी। अब यहां पर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है, इसमें मुद्दों की बात है। मुद्दों का जिक्र हमको लगता है इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे सवाल इस दौर में सत्ता सरकार को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीएजी को लेकर, सीबीआई को लेकर, इवन पार्लियामेंट को लेकर, इवन यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्तियों को लेकर, इवन यूजीसी में पिछले दरवाजे से जो भर्ती हो रही है उसको लेकर, नौकरशाही के राजनीतिकरण को लेकर, यानी काबिलियत और परिस्थितियों के बीच में, यानी रिजर्व बैंक को भी अगर उसमें जोड़ दीजिए तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। क्या ये मुद्दे कोई भी काम के नहीं और देश को ऐसे ही चलना है? यकीनन चुनाव और देश को चलने की स्थितियां दोनों को 2 अलग अलग हिस्सों में रखने की स्थिति में मौजूदा वक्त ने एक मोटी लकीर दोनों के बीच में खड़ी कर दी है। जब आप मुद्दों का जिक्र करते हैं तो चुनाव का जिक्र नहीं होता है, चुनाव का जिक्र करें तो इन मुद्दों का जिक्र नहीं होना चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो गया, यानी चुनावी जीत की पूरी शैली उन मुद्दों को कतई नहीं टटोलेगी जिन मुद्दों के आश्रय आपके सामने हर दिन कुछ सवाल होंगे, और हर दिन जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। उसका जवाब देने के लिए अपने तौर पर हर वो इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली चेक एंड बैलेंस का काम करना था, लेकिन उनका पॉलिटिकलाइजेशन, राजनीतिकरण हो गया। लेकिन भूल जाइए इसको, इलेक्शन का मतलब चुनाव जीतना है।
चुनाव कैसे भी जीतना है और कैसे भी जीतने में किसी भी हथकंडे को अपनाना है। किसी भी हथकंडे को अपनाने के बाद की जो परिभाषा जीत के बाद निकलती है वह इन पूरे मुद्दे को धराशायी कर देती है। यह भारत के भीतर में लोकतंत्र को दो दृष्टि से देखने की एक नई सोच पैदा हुई है। उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को मत देखिए जब आप इलेक्शन के मैदान में जा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन को भी मत देखिए। आप सिर्फ यह सोचिए कि चुनाव जीते तो कैसे जीते, हारे तो कैसे हार गए और जीते तो कैसे जीते, और जीतने के साथ जो भी समीकरण जुड़ते चले जा रहे हैं उसको जोर से कहने की परिस्थिति में आपको आना होगा अगर आप जीत रहे हैं तो। और इसमें माहिर आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी रही है। तो क्या अब वाकई चुनौती हो जाएगी 2024 तक आम आदमी पार्टी? विपक्ष के भीतर से उसके अब बुलबुले दिखाई जरूर देंगे, लेकिन उन बुलबुलों में इतना शोर नहीं होगा जहां पर आम आदमी पार्टी भी महसूस करे कि क्या वाकई 2024 की लड़ाई लड़नी है या 2029 की लड़नी है। फिर से 2024 उनके हिस्से से गायब हो गया, क्योंकि उनके जहन में अगला राज्य हरियाणा होगा। हरियाणा में भी इलेक्शन 2024 में होना है, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। उसके बाद उनके जहन में महाराष्ट्र भी आ जाएगा कि वहां भी हमारी हिस्सेदारी हो जाए। अगला सवाल फिर आपके जहन में होगा कि क्या ये वाकई कांग्रेस के वोट बैंक, छितराते हुए वोट बैंक पर कब्जा करने की राजनीति इस देश के भीतर में शुरू जो हुई, अब वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ रही है? ये सवाल है। इस सवाल पे अगर कांग्रेस तैयार नहीं होती है तो ये सवाल जरूर उभर कर आएगा। लेकिन अब यहां पर कुछ सवाल गंभीरता के साथ है। क्या वाकई कोई मैटर नहीं करता है इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में जनता का पैसा जो लोगों ने ले लिया और नहीं लौटाया, यानी विलफुल डिफॉल्टर्स इस देश में कितने हो सकते हैं? अब कल्पना कर रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगह में जो विलफुल जो डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने कितना पैसा ले लिया। वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ है सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में। गुजरात में लगभग 14,000 करोड़ है। इसी तरह मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब, हर जगह विलफुल डिफॉल्टर की एक स्थिति है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में भारत आके अटक गया है जहां पर इकोनॉमी मायने रखती है, मोनेटाइजेशन मायने रखता है। पूंजी किस रूप में सरकार के पास आती चली जाए और सरकार वेलफेयर स्टेट से निकलकर उस कैपिटलिज्म को अपनाने पर मजबूर है जहां पर उसको लगता है कि उसकी अपनी सरकारी जमीन भी जो है उसको भी अब बेच डालिए, क्योंकि जो भी खरीदेगा वहां कुछ तो करेगा, और जब कुछ तो करेगा तो उससे 4 नौकरियां तो मिल जाएंगी, उससे इकोनॉमी एक साइकिल चल तो पड़ेगी। इसके अलावे कोई विजन अगर सरकार के पास नहीं है तो कई संकट आपके जहन में उन प्रोफेशनल्स के आ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के आ सकते हैं। वह सोच रहे होंगे हम किन परिस्थितियों में इस देश को विकसित होते देखना चाहते थे, और वो बार बार परिकल्पना में उनके विकसित देश आते होंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी आती होगी, और अब तो क्रिप्टो करेंसी का दौर आने वाला है जहां पे डिजिटल चीजें हो जाएंगी। तब आप सोचिए किस परिस्थिति में पूरे देश की इकोनॉमी रेंग रही होगी। लेकिन एकदम ग्रामीण जीवन में आइए, उसकी पॉलिसी को आखिर में समझ लीजिए। मसलन जैसे किसान फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा, सरकार जो अपना प्रीमियम देती है और जो किसानों का प्रीमियम लिया जाता है उसमें ज्यादा पैसा अगर हम आपसे ये कहें कि कंपनियों को चले जाता है, किसानों को नहीं मिलता है। और खुद सरकार के जो आंकड़े बतलाते हैं वो खुले तौर पर बतलाते हैं। 2016-17 से लेकर अभी तक की स्थिति, यानी 20-21 तक की स्थिति में अगर आप समझिए तो किसान के हिस्से में आया लगभग 2,900 करोड़ रुपया, और कंपनियों को जो बीमा फसल कंपनियां जो जुड़ी हुई थी, जो देती थी, उनको जो लाभ हुआ वो 3,790 करोड़ रुपया। क्लियर कट आइडिया हो गया कि कैसे कंपनियों के लिए पॉलिसी बनी, किसानों के हक में कम आई, सरकार का पैसा कैसे कंपनियों में शिफ्ट होता है, वो कंपनियां कैसे पूरी इकोनॉमी चलाती है, और उस इकोनॉमी के दायरे में बैंक भी आते हैं और बैंकों से निकलने वाले डिफॉल्टर्स भी आते हैं। यह एक पूरी की पूरी रेखा है। लेकिन आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, चुनाव जीतने का तंत्र और इस देश के भीतर मुद्दों का तंत्र, दोनों के बीच में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी प्रचार शैली में अगर आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर चुनाव 2024 का लड़ लीजिए, 2023 में लड़ लीजिए। परिस्थिति विपक्ष के अनुकूल कैसे होगी, आप कोई एक मोटी लकीर खींच के बताइए। संभव नहीं है, क्योंकि वोटों को लेना और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना, राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर देश के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल करना, देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए जो ताना बाना और जो चौसर बिछाते हैं उसमें ये सारे मुद्दे प्यादे से भी छोटे हो जाते हैं। तो फिर बचा क्या? बचा ये कि दरअसल अब जो इलेक्शन इस देश के भीतर में होंगे आने वाले वक्त में, मानिए या ना मानिए, लेकिन वो सारी चीजें चुनाव जीतने हारने के गुणा भाग में ही उलझकर फिर से रहेंगे और मुद्दे हाशिए पर फिर से चले जाएंगे। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस परसेप्शन को जिंदा रखने के लिए
इसको ऐलान किया कि 2024 में भी हमारी जीत पक्की है और अभी से ही मोटी लकीर खिंच गई। कहना चाहिए उनको, लेकिन सवाल है विपक्ष में से बोलेगा कौन, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सुधारेगा कौन, अपने विजन को दिखलाएगा कौन, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता उभरेगा कैसे? ये सारे सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।